दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि दीपक जो एक भला इंसान है उसकी शादी हो रही है फूल कुमारी से, जहां से वो दोनों अपने गांव सूरजमुखी तक पहुंचने के लिए कई तरह की सवारियां करने के बाद ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन में दीपक ने देखा कि और भी नए जोड़े बैठे थे। दुल्हनों ने भी एक ही जैसे एक ही कलर के कपड़े पहन रखे थे और सभी ने अपने चेहरे घूंघट से ढके हुए थे। अब दुल्हनें आसपास ही बैठी हुई हैं, रास्ता लंबा है तो दीपक की आंख लग जाती है। रात में जब सब सो रहे होते हैं तब किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और दीपक की आंख खुल जाती है। पता चलता है ये तो मूर्ति स्टेशन ही है, यहीं तो उतरना है। तो वो तुरंत सामान लेता है और फूल को अपने पीछे आने को कहता है और दोनों ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। अब दोस्तों फूल थोड़ा सोचती है और कुछ सोचकर दीपक के साथ घर चली जाती है। इधर दीपक के दोस्त लोग बैंड बाजे के साथ दीपक का इंतजार कर रहे हैं और दीपक और फूल को बड़े धूमधाम के साथ घर लेके जाते हैं। जब दीपक की माँ आरती उतारते समय घूंघट उठाकर दुल्हन का चेहरा देखती है तो ये क्या, ये दुल्हन तो कोई और है, फूल तो नहीं है। तब दीपक को याद आता है कि ओहो, ट्रेन में फूल के साथ जो दूसरी दुल्हन बैठी थी वो गलती से उसे उठा लाया। इस वजह से दीपक को बहुत सारी डांट सुनने को मिलती है। जब दूसरी दुल्हन से उसका नाम पूछा जाता है तो वो पुष्पा बताती है और अपने पति का नाम बताती है पंकज। लेकिन गांव की औरतों को ये बड़ा अजीब लगता है कि कोई पत्नी अपने पति का नाम कैसे ले रही है, और ये अदला बदली का कारण घूंघट बताती है। जहाँ इतने बड़े घूंघट में जूतों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, वहाँ दुल्हनें भी कैसे अपने दूल्हों को पहचानेंगी। इधर फूल की चिंता होती है कि वो भी घूंघट में है और उसे तो पता ही नहीं है कि उसका दूल्हा उतर गया है, वो क्या करेगी। खैर पुष्पा बताती है कि उसका ससुराल सनबेला छत्तीसगढ़ में है, जो उस जगह से काफी दूर है, और एक नंबर भी बताती है लेकिन वो नंबर लगता नहीं। इधर फूल पतीला स्टेशन पर उतर जाती है लेकिन उसे दीपक कहीं दिखाई नहीं देता। पुष्पा का पति प्रदीप भी उतर जाता है और जया के नाम से उसे ढूंढ रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि पुष्पा ने खुद का और अपने पति का नाम गलत बताया था। उनके असली नाम थे जया और प्रदीप। बहुत देर तक ढूंढने के बाद में प्रदीप को जया नहीं मिलती तो वो गुस्सा होने लगता है। दोस्तों प्रदीप एक ठरकी आदमी है। जब उसे पता चलता है कि फूल स्टेशन पर खो गई है तो वो उसकी मदद करने के बहाने अपना ठरकीपन दिखाता है। फूल समझ जाती है कि इसका इरादा गलत है, इसलिए वो उसे दूर भाग जाती है। प्रदीप का परिवार भी अच्छा नहीं है, उन्हें अपनी दुल्हन की कोई चिंता नहीं है, बल्कि उसके पास जो 15 तोले के सोने के जेवर हैं उनकी चिंता है। जब प्रदीप के दोस्तों को भी जया नहीं मिलती तो प्रदीप कहता भाड़ में जाए, दहेज का सामान तो मिल गया ना, 1-2 दिन में आती है तो ठीक है, वरना पुलिस में और उसके मायके में खबर कर देंगे। और सुहागरात मनाने के लिए वो किसी डॉली के पास जाने की बात करता है। मतलब प्रदीप भी उन लोगों में से है जो औरतों को पैर की जूती समझते हैं। इधर दीपक रात में फूल को ढूंढने के लिए मूर्ति स्टेशन पर जाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला था। अब दोस्तों रात को पुष्पा उठती है, बाहर जाती है और अपने बैग से प्रदीप का मोबाइल निकालकर उसका सिम जला देती है। क्या छिपाना चाहती है वो, कुछ तो गड़बड़ है। इधर बेचारी फूल परेशान हो रही है। रात का समय है, अनजान शहर का अनजान स्टेशन है, किसी को जानती नहीं है, तो जैसे तैसे स्टेशन के बाथरूम में पूरी रात बिताती है। सुबह छोटू और अब्दुल नाम के 2 लड़के उसकी मदद करने के लिए उसे स्टेशन मास्टर के पास ले जाते हैं। अब स्टेशन मास्टर मदद करना तो चाहता है लेकिन फूल को अपने ससुराल का नाम भी याद नहीं है। उसे देश दुनिया के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, कांटेक्ट हो भी तो कैसे। उसका मायका था गंगापुर, लेकिन गंगापुर बहुत कॉमन नाम है, इसीलिए कुछ पता नहीं चल पाता। पुलिस स्टेशन जाकर ही कुछ पता चल सकता था, लेकिन पुलिस के नाम से फूल डर जाती है। वो पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती। पुष्पा अपने सारे गहने दीपक की माँ यशोदा के पास संभाल कर रख देती है। इधर दोस्तों दीपक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुष्पा को साथ ले जाना चाहता है, लेकिन पुष्पा भी फूल की तरह पुलिस से दूर भागती है। दीपक पुष्पा को विश्वास दिलाता है कि फूल मिले या ना मिले, लेकिन वो पुष्पा को उसके असली ठिकाने तक जरूर भेजेगा। पुलिस स्टेशन पर जाकर दीपक थानेदार श्याम मनोहर को पूरी बात बताता है कि 27 तारीख को उसने गंगापुर की फूल के साथ शादी की, 28 को उसका परिवार वापस आ गया, लेकिन दीपक और फूल एक दिन और वहीं रुके रहे क्योंकि नाना और नानी की किसी मन्नत को पूरा करना था। वापस आते समय फूल खो गई और गलती से किसी और की दुल्हन पुष्पा आ गई। दोस्तों श्याम मनोहर एक नंबर का घूसखोर होता है। वो हर छोटे बड़े काम के लिए दबाकर रिश्वत खाता है। फोटो के नाम पर दीपक के पास एक फोटो है, उसमें भी फूल घूंघट में है। दीपक ये भी बताता है कि उसने चोरी के डर से फूल के जेवर निकाल कर रख लिए थे और पुष्पा ठीक ठाक जेवर पहन कर आई है। पुष्पा अपने घर का जो नंबर बता रही है वो कहीं और लग जा रहा है। श्याम मनोहर 5000 रुपए की घूस लेकर छानबीन शुरू कर देता है और दूसरे दिन पुष्पा को भी थाने में बुलाता है। इधर छोटू फूल को मंजू माई नाम की महिला के पास ले जाता है, जिसकी स्टेशन पर ही चाय और नाश्ते की दुकान है। मंजू माई दुनिया को अच्छे से समझती है और खुद को बहुत कठोर बनाकर रखा है। फूल बताती है कि अगर मायके का पता चल भी जाए तो वो मायके नहीं जाना चाहती, क्योंकि भले घर की लड़कियां बिना पति के मायके नहीं जाती। ऊपर से मायके जाकर सब लोग लड़की को ही दोष देंगे कि कुछ बात होगी तभी इसका पति इसे स्टेशन पर छोड़ गया। यहाँ पर दोनों के बीच काफी सेंसिबल और प्रैक्टिकल बातें होती है। मंजू माई का मानना है कि देश में लड़कियों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होता आया है। उसे भले घर की लड़कियों के नाम पर कुछ भी करने से रोक दिया जाता है, बुद्धू बनाकर रखा जाता है, लेकिन फूल कहती है कि उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, उसे घर का सारा काम सिखाया गया है। मंजू माई कहती है कि सब काम आता है लेकिन घर जाने को नहीं आता। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बुड़बक बनाया है
और बुड़बक होना शर्म की बात नहीं है, पर बुड़बक होने पर गर्व करना ये शर्म की बात है। इधर दोस्तों पुष्पा कुछ गड़बड़ करती हुई दिख रही है। सुबह मंदिर जाने के नाम पर निकली है और 5 घंटे बाद वापस आती है। दीपक को घर वाले परेशान हो चुके होते हैं। दोस्तों पुष्पा ने दीपक की माँ को जब अपने गहने दिए थे तब तिजोरी की चाबी लगी रह गई थी, जिसे पुष्पा ने निकाल लिया था और उस चाबी से उसने दीपक के परिवार का राशन कार्ड निकाला और मार्केट गई थी नई सिम लेने के लिए और वापस आकर चाबी से तिजोरी खोलकर वापस राशन कार्ड वहीं का वहीं रख दिया। इधर प्रदीप जया के गायब होने की रिपोर्ट लिखा देता है और ये खबर बाकी के थानों के साथ श्याम मनोहर को भी मिल जाती है, जिसमें ट्रेन का नाम, घटना की तारीख जैसी कई डिटेल सेम होती है। इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो वो समझ जाता है कि पुष्पा ही जया है और वो समझता है कि पुष्पा एक लुटेरी दुल्हन है जो शादी करने के बाद में घर का सारा जेवर लेकर भाग जाती है। इधर पतीला स्टेशन पर मंजू माई को लगता है कि फूल का सारा जेवर लेकर उसका पति उसे छोड़ गया है तो वो वापस क्यों आएगा, लेकिन फूल को अपने दीपक पर भरोसा है और मंजू माई फूल को अपनी दुकान पर ही कुछ काम दे देती है। इधर गाँव में दीपक की भाभी पूनम का मानना है कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुष्पा ने पति का नाम लिया था तो सब औरतें शॉक्ड हो गई थी। पुष्पा कहती है कि जब अच्छा भला नाम है तो नाम लेने में बुराई क्या है, लेकिन पुष्पा का ध्यान जाता है अपनी कलाई पर, जहां उसका असली नाम जया गुदा हुआ है। जब दीपक पुष्पा को थाने लेकर जाता है तो पुष्पा सारी तैयारी के साथ आई थी। पहले तो सारी इन्फॉर्मेशन गलत बताती है। श्याम मनोहर कलाई दिखाने के लिए बोलता है क्योंकि रिपोर्ट में पहचान के तौर पर कलाई में लिखे नाम का जिक्र होता है, लेकिन पुष्पा भी कम नहीं होती। वो थाने जाने से पहले ही अपने नाम को जया से बदलकर श्रेया कर देती है कि जब नाम पूछता है तो श्रेया क्यों लिखा है, तो बताती है कि हमारे दादाजी हमें बचपन में श्रेया कहकर पुकारते थे, इसलिए। पुष्पा फोटो खिंचवाते समय घूंघट निकाल लेती है और समाज के बनाए हुए नियमों का हवाला देती है कि बिना घूंघट के फोटो खिंचवाएगी तो बदनामी हो जाएगी। लेकिन जाते समय अचानक से जब श्याम मनोहर जया नाम लेकर पुकारता है तो पुष्पा पलट जाती है और श्याम मनोहर यहाँ समझ जाता है कि पुष्पा ही जया है। इधर मंजू माई फूल को अपने घर पे लेकर आती है और पता चलता है कि मंजू माई ने अपने पति और बेटे को घर से निकाल दिया है, क्योंकि उसी की कमाई खाकर उसका पति उस पर हाथ उठाता था और हाथ उठाने को प्यार जताना मानता था। तो एक दिन मंजू ने भी अपने पति पर हाथ उठाकर अपना प्यार जता दिया। खैर यहाँ पर फूल मंजू माई की रसोई में कलाकंद नाम की मिठाई बनाती है और मंजू माई अगले दिन दुकान पर आने वाले कस्टमर को वो मिठाई खिलाती है, खुद नहीं खाती, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ है नहीं। इधर श्याम मनोहर कांस्टेबल दुबे के साथ पुष्पा का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि पुष्पा अपने साथ मोबाइल रखती है और इसीलिए वो मंदिर जाती है, क्योंकि मंदिर ऊंचाई पर था और नेटवर्क मंदिर में ही आता था। एक मजेदार सीन भी दिखाया जाता है जहां पर दीपक मार्केट में घूंघट वाला फोटो लेकर दुकानदारों से फूल के बारे में पूछ रहा होता है। तब एक दुकानदार बहुत बड़ी बात कहता है कि चेहरा ही तो इंसान की पहचान होती है और इसमें तो पहचान ही ढक दी गई है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उस इंसान ने खुद अपनी बीवी का पूरा चेहरा बुर्के से ढक रखा है। मतलब उपदेश देना कितना आसान है, उसे फॉलो करना कितना मुश्किल। फिर हम देखते हैं कि पुष्पा की दीपक के एक दोस्त गुंजन से थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है और पुष्पा खेतों को कीड़ों से बचाने का एक आसान और सेफ तरीका बताती है कि फर्टिलाइजर एक जहर होता है, उसे यूज करने से फसल भी खराब हो जाती है। इससे बढ़िया है कि पीले कलर का बोर्ड बनाओ और उस पर गोंद लगा दो, जिससे पीले कलर से कीड़े आकर्षित होंगे और गोंद में चिपक जाएंगे। बात तो सही कही उसने। गुंजन और दीपक के पापा हैरान हो जाते हैं कि इसे इतना सब कुछ कैसे पता। तो पुष्पा यहाँ पे अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं बताती, ये बताती कि उसके पापा के बहुत सारे खेत थे। दीपक एक दिन फूल को ढूंढने के लिए मदद मांगने एक नेता के पास जाता है, लेकिन वो नेता दीपक की समस्या पर ठीक से ध्यान देना तो दूर, बल्कि अपने चुनाव जीतने के लिए दीपक की बीवी के गुम हो जाने का इल्जाम दूसरी पार्टी पर लगा देता है और दीपक की बीवी के नाम पर वोट मांगने लगता है। एक दिन पुष्पा को दीपक के भाई यानी पूनम के पति का स्केच मिलता है, जिसे पूनम ने बनाया होता है, लेकिन पूनम को इस कला का महत्व नहीं पता होता। उसे ये बहुत आसान चीज लगती है, लेकिन पुष्पा उसे उसकी कला का महत्व समझाती है। इधर श्याम मनोहर पुष्पा को गुंजन से बातें करता देखता है तो समझता है कि वो अब कोई नया लड़का फंसा रही है और मनोहर ने ये प्लान बनाया होता है कि वो पहले प्रदीप से पैसे लेगा और फिर जया के पास जो गहने हैं उनमें से भी एक हिस्सा अपने पास रख लेगा। पता चलता है कि जया ने अपने कुछ गहने बेच दिए हैं और आलम सराय में हेमंत त्रिपाठी को 5,000 रुपए के 5 मनी ऑर्डर भेजे हैं। इधर फूल का मंजू माई की दुकान पर काम करने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वो तो अभी तक घर में ही रही थी और वो दोनों बातें करते हैं कि कैसे माँ बाप लड़कियों को लाचार बना देते हैं। औरतें अनाज पैदा भी कर सकती हैं और बनाकर खिला भी सकती हैं। औरतों को मर्दों की कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन ये बात अगर औरतों को पता चल गई तो मर्दों का क्या होगा। इसीलिए मंजू माई इसे लड़कियों के साथ चल रहा फ्रॉड बताती है। अब दोस्तों रात के समय पुष्पा अपना सारा सामान लेकर भाग रही होती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि श्याम मनोहर उसकी पहचान जान गया है। लेकिन उसी समय दीपक नशे में झूमता हुआ घर आता है और पुष्पा उसे सहारा देकर उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है। दीपक नशे में भी फूल को याद कर रहा होता है, इसीलिए पुष्पा दीपक की मदद करने का सोचकर भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। इधर मंजू माई दुकान में काम करने के लिए फूल को कुछ पैसे देती है, जिससे फूल को जिंदगी में पहली बार मेहनत की कमाई का गर्व महसूस होता है। वो बड़ी खुश होती है, इंडिपेंडेंट फील कर रही होती है।
दूसरे दिन थाने में जया की फोटो आ जाती है और उसे देखकर श्याम मनोहर पुष्पा को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि अब उसके पास में सबूत आ चुका था। वो सबके सामने उससे चोर दुल्हन बताता है जो दूल्हों को फंसाकर उसके घर लूटकर भागने का काम करती है। पुष्पा सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन श्याम उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। दीपक को भी श्याम की बात पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि उस समय पुष्पा के कई सारे झूठ पकड़े गए थे। पुलिस पुष्पा को ले जाती है और थाने में बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद गुंजन आकर दीपक और सबको बताता है कि पुष्पा चोर नहीं है, उसने तो फूल को ढूंढने के लिए पोस्टर बंटवाए थे। और दोस्तों, ये फूल का स्केच उसने पूनम से बनवाया होता है और उसमें एड्रेस, फोन नंबर सब दिया होता है। पुष्पा ने वो सारे पोस्टर गुंजन से ही छपवाए थे और सब तरफ लगवाए थे। दोस्तों, ये पोस्टर जैसे तैसे फूल के पास भी पहुंच जाता है और ये जानकर फूल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब स्टेशन मास्टर दिए हुए नंबर पर फोन करता है तो कोई पिक ही नहीं कर रहा होता। अब पिक कैसे करे? पुष्पा का फोन तो थाने में जमा है, भले ही फोन ना लगे लेकिन गांव का नाम तो पता चल ही गया था। तो सारे लोग खुशी खुशी फूल को मूर्ति स्टेशन जाने वाली ट्रेन से भेज देते हैं। इधर पोस्टर का पता चलने के बाद में जया को थाने में अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो जया बताती है कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की पढ़ाई करना चाहती थी, क्योंकि उसने पढ़ाई में 800 लड़कों और 86 लड़कियों में टॉप किया था। लेकिन उसकी माँ मानती नहीं है, क्योंकि प्रदीप पैसे वाले घर का लड़का था। अब वो चाहे तो पढ़ाए, नहीं तो जया की किस्मत। और अगले हफ्ते या तो जया की डोली उठेगी या उसकी माँ की अर्थी। बस बेचारी क्या करती, हाँ कर दी। लेकिन शादी के वक्त उसे रिश्तेदारों से पता चला कि प्रदीप की पहली बीवी बच्चा ना होने की वजह से जलकर मर गई, और ये भी हो सकता है कि जलाकर मार दी गई हो। शादी के वक्त दहेज में 10,000 रुपए कम होने की वजह से प्रदीप ने जया की माँ को सबके सामने गाली दी। तो ऐसे आदमी से उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो शादी के बाद उसे पढ़ने देगा। लेकिन जब उससे ये पूछा जाता है कि भागना ही था तो शादी से पहले ही भाग जाती, तब जया बताती है कि वो तो किस्मत से समझौता कर चुकी थी, भागने का तो कोई प्लान था ही नहीं। लेकिन जब दीपक ने हाथ दिया और ट्रेन से उतर गई, तब उसे लगा कि किस्मत उसे एक मौका देना चाहती है। इसीलिए वो जानते हुए भी कि दीपक ने गलत दुल्हन को उतारा है, वो उसके साथ चली गई। और जिस हेमा त्रिपाठी को उसने 5-5 हजार के मनी ऑर्डर किए थे, वो उसकी बड़ी बहन थी। उसने अपने कंगन बेचकर अपनी पढ़ाई और हॉस्टल की फीस भरने के लिए पैसे भेजे थे। वो कल रात को जाने वाली भी थी, लेकिन दीपक को देखकर रुक गई। दीपक पूछता है कि उसने एक बार भी उसे सच क्यों नहीं बताया। तो जया का कहना है कि जब उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी तो दीपक से क्या उम्मीद करती। वो सिर्फ एक हफ्ता चुप रहना चाहती थी, लेकिन तब तक पूरी दुनिया उसे उसके घर पहुंचाने में लग गई। जब श्याम जया का फोन देखता है तो उसमें 12 मिस्ड कॉल मिलती है। कॉल बैक करने पर उसे पतीला स्टेशन का पता चलता है। वो दीपक को तुरंत वहां जाने के लिए बोलता है, लेकिन श्याम जया को नहीं जाने देता, क्योंकि उसका पति प्रदीप आने वाला होता है उसे लेने के लिए। लेकिन दीपक बिना जया के जाने से मना करता है। तब जया के फोर्स करने के बाद दीपक स्टेशन की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब प्रदीप थाने में आता है तो वो घूसखोर श्याम की टेबल पर पैसे फेंक कर देता है और केस को खत्म करवा देता है। जया के लॉकअप से बाहर आते ही प्रदीप उसे जबरदस्त थप्पड़ मार देता है और पुलिस वाले देखते रहते हैं। जया को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसकी प्रॉपर्टी हो और दहेज लेना उसका अधिकार हो। प्रदीप जया को अपने साथ ले जाने वाला होता ही है, तभी श्याम उसे रोक लेता है। बोलता है कि एक केस तो सुलझ गया, लेकिन दूसरा केस शुरू हो गया है। चूंकि जया बालिग है और तुमने उस पर हाथ उठाया है और खुद यहाँ दहेज की बात भी मानी है, अब अगर जया चाहे तो तुम्हारे खिलाफ थाने में मारपीट, डराने धमकाने और दहेज का मामला दर्ज करवा सकती है, और फिर तुम्हें तुरंत अरेस्ट करके हमें अंदर करना पड़ेगा। और फिर तुम्हारी पहली बीवी की भी फाइल खुलेगी कि वो खुद जलकर मरी है या जलाकर मारा गया है। ये सब सुनकर प्रदीप डर के मारे वहां से खिसक जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर घूसखोर थानेदार का जमीर जाग गया था। हजारों बार निर्दोष लोगों के साथ अन्याय करने के बाद इस बार वो भला काम कर गया। वो जया के गहने भी वापस कर देता है और उसे जाने देता है। इधर फूल पतीला स्टेशन से मूर्ति स्टेशन के लिए निकल चुकी है। उधर दीपक मूर्ति स्टेशन से पतीला स्टेशन जाने वाला होता है, लेकिन वो लेट हो गया, ट्रेन मिस हो गई। अब वो बस से जाने के लिए स्टेशन से बाहर निकलने वाला होता ही है कि ठीक उसी वक्त पीछे से फूल की आवाज आती है और दीपक को फूल मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को पाकर बड़े खुश होते हैं। दीपक के घर वाले भी फूल के घर आने पर बहुत खुश होते हैं। जब ये खबर मंजू माई तक पहुंचती है तो उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं और अब जाकर वो मिठाई खाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जया देहरादून पढ़ाई करने के लिए जा रही है और सब खुशी खुशी उसे विदा कर रहे होते हैं। जया सबसे अलविदा कह के मिलने वापस आने का वादा करती है और चली जाती है, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका ना ज्यादा बजट होता है, ना ज्यादा पब्लिसिटी होती है और ना कोई बड़ा स्टार होता है, लेकिन फिर भी वो फिल्म सिर्फ अपने कंटेंट के दम पर पसंद की जाती है। तो लापता लेडीज वैसी फिल्म है जिसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान की कंपनी ने और डायरेक्ट किया है किरण राव ने। ये फिल्म एक मास्टरपीस है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए